आदाब, नमस्ते। नेशनल इंडिया न्यूज के इंटरव्यू के सेगमेंट्स एक और सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी पिछली चर्चा रही थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, और साथ में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है मुद्दे से भटकाने को, उस पे एक और हम एपिसोड लेकर के आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ अभी घटित हो रहा है और किस तरीके से पूरे के पूरे समाज को, ओबीसी समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर के नाम पे। और जो एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं हमारे अभी महामारी के समय में, जहाँ पे डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की कमी है, उस समय में अलग अलग बातों का निवाला दे करके किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग जो बड़ा मुद्दा है उस पे कैसे आंखों के ऊपर में कैसे पर्दा डाला जा रहा है। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। पहली जो गेस्ट हैं डॉक्टर मनीषा बांगर जी हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष बाम से वो रह चुकी हैं, और पेशे से जो है वो गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। और दूसरे गेस्ट बिहार पटना से नवनीत कुमार हैं, जो हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत नेशनल इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक। तो सीधा ही हम मुद्दे पे हम जाएंगे और ब्रीफली हम समझना चाहेंगे मनीषा बांगर जी आपसे, ये जो पूरा का पूरा जो ओबीसी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं 60% के करीब कंस्टिट्यूट करती है। उसके बाद भी जो उनको रिजर्वेशन देने का मामला आता है उसमें कहीं ना कहीं 27% की ही बात होती है। तो और उसके बाद जो उनकी क्या सामाजिक और सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्या कंडीशन है, अगर आप क्विकली हमें एक आइडिया दे दें हमारे दर्शकों को, तो हम इससे आगे अपनी चर्चा को बिल्ड करेंगे उस पर। उनको 27% में सीमित करके रखा गया है। यह उसके पीछे न्यायालय की बहुत बड़ी साजिश रही है। इंदिरा साहनी केस से लेकर हमें मालूम है, उसके बाद में जब उसका मुद्दा था ही नहीं, 27% का मुद्दा था ही नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, वह पेटिशन में वो मुद्दा नहीं था। तो ये जो सवर्ण ब्राह्मण वर्ग है, यह अपने ही लोगों में से पेटिशन करता पैदा करते हैं, उनके ही जजेस होते हैं और वही उसका निर्णय देते हैं, जजमेंट देते हैं। इस तरह से सबसे बड़ा धोखा जो मंडल कमीशन के बाद में भी, मंडल कमीशन लागू होने के पहले या एक्सेप्ट होने के पहले भी लगातार ओबीसी वर्ग के साथ धोखे होते रहे हैं। सबसे पहला धोखा वह रहा कि उनकी 1931 में जो जनगणना होनी थी, जिस तरह ओबीसी पूरे ये बहुसंख्यक वर्ग है बहुजनों में का, और उसमें उनके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है, उनको 27% में सीमित करके रखा है। ये उस वर्ग की साजिश है जिसमें वर्ग में से पेटिशनर्स भी पैदा होते हैं और उनके ही न्यायाधीश रहते हैं न्यायालय में। ये इस वर्ग ने ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके साथ धोखे की एक श्रृंखला है। सबसे पहला तो उनके साथ धोखा तब हुआ जब ओबीसी लीडरशिप को कांग्रेस में विलीन किया गया। उनको एक सांत्वना दी गई, उनको एक प्रॉमिस दिया गया कि उनके हक और अधिकार के तरफ देखा जाएगा, लेकिन उनके साथ गद्दारी की गई। दूसरी बात तब आती है जब SC/ST का आंदोलन डॉक्टर आंबेडकर के माध्यम से लड़ा जा रहा था पूरे देश भर में, तो उनकी गणना होती है और वह अपनी पृथक लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी आइडेंटिटी हिंदू की आइडेंटिटी से पृथक होकर माइनॉरिटी के आइडेंटिटी में जाकर उनको अपने हक और अधिकार कम्युनल अवार्ड के माध्यम से भी और उसके बाद संविधान में भी रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मिलते हैं। लेकिन उस वक्त तक ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 25 साल तक ओबीसी के ऊपर ना कोई जनगणना, ना कोई सर्वे, ना उनकी कोई जानकारी ली गई, क्योंकि उसके ऊपर सारा तरह से मौन रखा गया, पूरी चुप्पी साधी गई। और कांग्रेस में विलीन होने के वजह से उनके तरफ से भी कांग्रेस को जो सवाल जाने थे बिल्कुल भी नहीं गए। जिस तरह से कि शेड्यूल कास्टों की तरफ से लगातार कांग्रेस प्रश्न पूछी जा रही थी। उसके बाद में कई दशकों का समय चला जाता है कि जब से काका कालेलकर कमीशन, जो कि फिर स्वतः ब्राह्मण थे,
और उन्होंने ब्राह्मण होने के बावजूद इतने सारे ओबीसी थे, उनको उसका गठन करने के लिए या उसकी जांच पड़ताल के लिए नहीं रखा, वरन एक ब्राह्मण को रखा और उन्होंने अपना कर्तव्य उसमें दिखा दिया। उन्होंने उसकी सिफारिश ही खारिज कर दी कि ये सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक तरीके से पिछड़ा वर्ग है। अपने ही रिकमेंडेशंस को उन्होंने खारिज कर दिया कंक्लूजन में। और फिर एक पूरा लंबा दशक, 3-4 दशक का समय आता है मंडल कमीशन के वक्त में। हम देखते हैं कि जब वो वहां पर हुआ, जिस तरह से मंडल कमीशन लाया गया और बहुत ज्यादा उसके वक्त में पूरी राजनीति बदल जाती है, इस देश की राजनीति बदल जाती है। मंदिर मस्जिद का मसला खड़ा किया जाता है, पूरे ओबीसी वर्ग का ध्रुवीकरण किया जाता है मंदिर के इर्द गिर्द और मुसलमानों के खिलाफ। और उसके बाद ये पूरा समय जाता है कि जब ओबीसी वर्ग से में भी जब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसकी इन साजिशों को समझ रहे हैं और अपने वर्ग की चेतना के तरह ये काम कर रहे हैं। तो आज जब हम इस स्तर पर पहुंचे, इस दौर में पहुंचे हैं कि ओबीसी वर्ग आज अपनी जनगणना की मांग कर रहा है, ओबीसी वर्ग अपने रिप्रेजेंटेशन को लागू करने की मांग कर रहा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग की आप स्थिति मुझसे पूछ रहे हैं, वहां पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परसेंटेज है 4% से भी कम है, जबकि उन्होंने वहां पर 27% रहना चाहिए था। हमारे पास में आपने पिछले वक्त में जो गेस्ट आए थे, मैंने 23% कोट किया था ग्रेड सी सर्विसेज के लिए, वह बता रहे थे कि 20% से भी कम है। ये स्थिति है। उच्च शैक्षणिक स्तर में उन्होंने क्रीमी लेयर लागू करने की वजह से नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करके रख दिया है। और जो शासन प्रशासन है वह भी लोगों के खिलाफ जाकर उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कई लोगों की उसमें नुकसान हुआ है। नीट के माध्यम से फिर से साजिशें करके वहां पर नीट के इसमें ओबीसी को इसमें बर्खास्त कर दिया गया है। आज की तारीख में जब क्रीमी लेयर ऑलरेडी लागू है, फिर से क्रीमी लेयर के ऊपर उसको खारिज करने की बात होनी चाहिए, उस ओबीसी के लोगों की मांगे मानना चाहिए। जबकि ये हमारे सामने इस बात को लाया गया कि इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मिस्टर मोदी ने ओबीसी के नाम से यहाँ पर वोट मांगे हैं और उनको ओबीसी का वर्ग का बताकर और मोड़ घांची व्यक्ति को ओबीसी के इसमें उनको लाकर ये साजिशें पूरे ओबीसी के वर्ग के साथ में धोखाधड़ी और गद्दारी की गई है बीजेपी ने। तो वह सब चल ही रहा है और गन्ना की मांग हो ही रही है। तो उस वक्त में फिर से आती है कि तमाम ओबीसी के वर्ग के अंदर में पढ़े लिखे लोगों की अब तादाद बढ़ गई है, बुद्धिजीवी वर्ग एक निर्माण हो गया है। ऐसे में मिस्टर शर्मा की कमेटी की गठन करना, जब यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का गठन हो चुका है, उसको संवैधानिक दर्जा आपने दिया है, तो फिर आपने मिस्टर शर्मा के नाम से और उनको रखकर कमेटी का गठन क्यों किया? ये एक सिलसिलावार जो ओबीसी के साथ धोखाधड़ी है, ये स्थिति है ओबीसी वर्ग की। जी आपने बहुत क्विकली जो है आपने हमें बताया कि किस तरीके से क्या कंडीशंस है और किस तरीके से सारे मामले को पलटने के लिए अलग अलग मामले लेकर करके आते हैं, मुद्दे उठा करके लेकर के आते हैं। इसी से जुड़ा हुआ जो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का मामला है, मैं नवनीत जी से समझना चाहूंगा कि वो हमें जरा क्विकली वो बताएं कि ये जो ऑलरेडी पहले क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा गया समुदाय को, और अब जो कह रहे हैं कि अगर तुम क्रीमी लेयर में हो तो तुम सर्टिफिकेट, तुम नॉन क्रीमी लेयर में नहीं हो, इसका एक सर्टिफिकेट लेकर करके आओ। तो ये जो है, और चूंकि जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जब हम प्रोफेशन देखेंगे, एक तो ये बहुत ज्यादा सुपरफिशियल और अब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स में नहीं है। आप किस तरीके से बांटेंगे, क्या पैरामीटर्स रखेंगे, और उसके बाद भी आपने डिवीजन किया, और खैर तो भी जो डिवीजन किया उसमें भी प्रोपोर्शन जो है वो बहुत अनरियलिस्टिक है। तो उसके बाद जो ज्यादा बड़ा पिछड़ा वर्ग है वो नॉन क्रीमी लेयर में है। उसके बावजूद जो है उनसे ही कहा जा रहा है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए। और साथ में ही इस पूरे कड़ी में जो दो नए सर्टिफिकेट जुड़ने, जो दो नए कंडीशंस जुड़ने की बात हो रही है, एक तो सैलरी इनकम और प्लस जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको जोड़ने की बात हो रही है। तो इस पूरे मसले पर क्या समझ बन रही है और समुदाय जो है पूरी ओबीसी कम्युनिटी इसको किस तरीके से परसीव कर रही है, उस पे आप थोड़ा हमें
जानकारी दें। नवनीत जी। देखिए, अभी तक जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जो मामला चला रहा था, इसमें अभी तक ये सिस्टम है कि क्रीमी लेयर में जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए होगी वो क्रीमी लेयर में आएंगे, 8 लाख रुपए से एवब ऊपर में होगी वो क्रीमी लेयर में आएंगे, और नीचे वाले नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। आप देखेंगे अभी जो शर्मा कमेटी बनी है उसमें कहा गया है कि अब जो है कृषि की आय और उनका जो वेतन है वो भी जोड़ा जाएगा क्रीमी लेयर में। तो जब ये जोड़ा जाएगा तो आप हम सब जानते हैं कि इससे लगभग मैक्सिमम पिछड़े जो हैं ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो इस रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, आप आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में पढ़िए या आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में पढ़िए, ये स्टेट जो है सोशली और एक आपको एजुकेशनली बैकवर्ड के बेसिस पे हमको रिजर्वेशन देती है और देते आ रही है। लेकिन जो लगातार रिजर्वेशन में जिस तरह से कटौती की गई है और बहुत हिडन एजेंडा के तहत आप देखेंगे कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन आप अभी भी चले जाइए सारे पब्लिक सेक्टर में तो ओबीसी की संख्या अभी भी नगण्य है 27% रिजर्वेशन रहने के बावजूद। और अभी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का मामला ये शर्मा कमेटी के बाद और भी लगभग सारे ओबीसी समाज के लोग वो नहीं आ पाएंगे रिजर्वेशन में, क्योंकि आप जो सामाजिक हकीकत है इस देश की, हमारे समाज की, क्योंकि गांव से जो बच्चे बाहर शहर में पढ़ने आते हैं या कोचिंग क्लास करके जो पढ़ रहे हैं या अच्छे कॉलेज में जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा कहीं न कहीं अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा सही रहता है, ठीक रहता है। तो अब वैसे सारे बच्चे जो बाहर में रह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी का तैयारी जो है करने में जो कठिनाइयां आ रही है, जो पैसे लग रहे हैं, बाहर में शहर में रह के पढ़ाई करनी पड़ती है, कोचिंग फीस देना पड़ रहा है, सरकारी कॉलेज में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो हमारा बच्चा जो है, हमारा समाज का बच्चा जो है दूसरे शहर में जाके किराए के मकान में पैसे देकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग फीस देते हैं और तैयारी करते हैं। तो वैसे लोग का जो आप वार्षिक आय देखेंगे या उनका कृषि का आय देखेंगे तो उन लोगों का 8 लाख में वो सारे लोग आ जाएंगे। तो जो हमारा समाज का बच्चा, जो पिछड़ा समाज का बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, अगर वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा तो फिर उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है उसको क्रीमी लेयर में लाके आप रिजर्वेशन का फायदा नहीं देंगे, और जो तैयारी नहीं कर रहा है, जो हमारा समाज का लड़का अभी भी गांव में खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, उसको किसी भी चीज के कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, वो किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहा है, उनको आप नॉन क्रीमी लेयर में रखेंगे और वो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा सीट भरेगा नहीं यूपीएससी में। तो हमारे बच्चे जो हैं, ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे यूपीएससी में, जाएंगे नहीं, सारा सीट खाली रहेगा, और फिर आप उन सीटों को जो है आगे में कन्वर्ट कर देंगे जनरल कैटेगरी में। तो ये साजिशें चल रही है लगातार देश के अंदर में, और पूरा इसका बैकग्राउंड है। जब आप देखेंगे कि जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ, तो मंडल कमीशन जब इस देश में लागू हुआ तो उस समय कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया मंडल कमीशन के खिलाफ में, लेकिन भाजपा ने काफी हिडन एजेंडा के तहत विरोध किया। भाजपा ने कभी डायरेक्ट मंडल कमीशन का विरोध पार्लियामेंट में नहीं किया, लेकिन भाजपा ने मंडल के खिलाफ राम मंदिर आंदोलन लेकर पूरे देश में निकला और मस्जिद जो था वहां पर उसको ढहाने का काम किया और पूरे देश में रथ यात्रा निकालने का काम किया, एक अलग माहौल बनाने का, जिसको हम कमंडल नाम देते हैं, कमंडल की राजनीति नाम देते हैं, वो बीजेपी ने स्टार्ट करने का काम किया देश के अंदर में। लेकिन दूसरी बात पक्ष ये भी है कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश की जनता राम मंदिर आंदोलन के नाम पर या कमंडल राजनीति के नाम पर बीजेपी के फेवर में आ गई। अगर ऐसा रहता तो लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बन गए होते, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा आ गई होती, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। देश की जनता जो है नहीं गई बीजेपी के साथ में, लेकिन आरएसएस ने एक दूसरा खेल किया और हमारे ओबीसी समाज के को दिग्भ्रमित करने के लिए, दलित समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हमारे ही बीच के एक मुखौटा जो प्रधानमंत्री, जो अपने आप को सो कॉल्ड ओबीसी हैं, उनको लाके कि हम पिछड़ा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, हम दलित राष्ट्रपति बना रहे हैं,
और ये काफी षड्यंत्र रच के इन लोगों को एक मुखौटा पद पे बैठा के और वोट लेने का काम किया 14 में, 19 में, और धीरे धीरे हमारा रिजर्वेशन को खत्म कर रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर है, हमारा ओबीसी वाइस चांसलर नहीं है, हमारा ओबीसी का जो सीट है मेडिकल में वो नहीं दिया जा रहा है। अभी नीट का मामला आया और हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार को कि आप जो है इसको कानून बना के इसमें रिजर्वेशन दीजिए ओबीसी के बच्चों को, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ऑर्डिनेंस लाने का काम अभी तक नहीं कर रही है। पहले बहाना बना रही थी कि मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, अभी नीट में ओबीसी को रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप कानून बनाइए। तो भारत सरकार अगर सही में ओबीसी हित ऐसी है, जो पिछड़ा समाज है, जो हमारा समाज काफी वर्षों से पीछे रहा है, अगर उसको आप आगे लाना चाहते हैं तो सरकार को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए 48 घंटों के अंदर, लेकिन सरकार ने नहीं लाई। तो ये सब एजेंडा चल रहा है आरएसएस का, बीजेपी का पूरे देश के अंदर में। आप एक चीज और देखेंगे कि हमारा जो धीरे धीरे जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं या संस्थान है उनको खत्म किया जा रहा है, उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन करने का एकमात्र मकसद है कि हमारा रिजर्वेशन को खत्म करना। अगर आप अगर निजीकरण करेंगे रेलवे का, प्राइवेटाइजेशन करेंगे रेलवे का, तो हमारा जो रिजर्वेशन है वहां पर नौकरियों में वो खत्म कर देंगे आप, खत्म हो गया आज के समय में। आप आगे में बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, तो बैंक में जितनी सारी बहालियां वैकेंसी निकलती थी उसमें हमारा बच्चा, हमारा समाज का ओबीसी क्लास का, SC ST क्लास का बच्चा रिजर्वेशन के आधार पर बैंक पीओ बनते थे, बैंक क्लर्क बनते थे। वो जब बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो वो नहीं बन पाएंगे और रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर से। तो रेलवे से इन्होंने शुरुआत की, रेलवे का निजीकरण किया, रिजर्वेशन खत्म किया, अब बैंकिंग में आ रहे हैं। ये धीरे धीरे जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उनको ये बेच रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो उसका एकमात्र एजेंडा भाजपा की है कि ओबीसी SC ST रिजर्वेशन को खत्म करना, सीधा एजेंडा है और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। आप एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, आप जो है स्टेशन को बेच रहे हैं। तो ये लगातार ओबीसी समाज को पीछे धकेलने की हिडन एजेंडा है बीजेपी की, जो अब सामने आ रही है, दिख रही है। क्योंकि हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है और इनके जो सर्कस एक बनाए हुए हैं ये कि राष्ट्रपति दलित, प्रधानमंत्री ओबीसी हम दे रहे हैं, इसमें फंसी हुई है। और बीच बीच में ये जब देखते हैं जो हम एक्सपोज हो रहे हैं तो मंदिर का मुद्दा ला रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में कोरोना महामारी है और बहुत ही विकराल रूप धारण की हुई है। जी, हम बिल्कुल इस पे आगे आएंगे और खास करके जो जागरूकता वाला मामला है उस पे हम थोड़ा और गंभीर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे, जो मैं डॉक्टर मनीषा बांगर जी से पूछना चाहूंगा कि अभी के समय में जैसा नवनीत जी बता रहे हैं और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मामला जो है वो महामारी की तरफ हम जा रहे हैं और प्लस इतने गहरे संकट में है। उस समय में जब स्वास्थ्य का जो पूरा का पूरा मतलब खुल करके वो एक्सपोज हो चुका है कि भारत जो कभी तैयार ही नहीं था ऐसे महामारी से लड़ने के लिए या जूझने के लिए, हम पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे बुखार खांसी जैसे ट्रीटमेंट करने के लिए। और उस समय में जब महामारी आ गया और उस समय जब पूरा का पूरा एनर्जी हेल्थ सेक्टर को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी और उस पर मजबूती से उस पर पॉलिसी और उसको मजबूत करने की कोशिश थी, तो उस समय में ये जो है वो मंदिर का मामला और वापस से क्या कहते हैं मंदिर बनाएंगे और उसके बाद डेट दे दिया है और इसको लेकर करके न्यूज़ चैनल भी पूरे भारी भरकम तरीके से इस पे डिबेट और चर्चा कर रही है। तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो डिफ्लेक्ट करने का मामला है, तो क्या जो पहले हुआ क्या वो फिर से रिपीट होगा? जो 92 में कोशिश की गई वो क्या फिर से रिपीट करने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर मनीषा बांगर। तो काफी सारे सवाल है तुम्हारे एक सवाल में। सबसे पहले मैं एक उस चीज को लूंगी कि अगर सरकार की मंशा है और अगर सरकार के मन में ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकार, जिसका कि आर्थिक आधार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ये संविधान के अंदर का प्रावधान है और इसी के बलबूते अदर बैकवर्ड क्लासेस की व्याख्या हुई है और उस बलबूते मंडल कमीशन का ये हुआ है।
इसमें अभी जब मंडल कमीशन को लागू हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये समय वो था जबकि संपूर्ण ओबीसी समाज या जो सरकारी ओबीसी का वोट लेकर सरकार में आ रही है उनका उत्तरदायित्व है। ये कोई उनका कोई परोपकार नहीं है, वो कोई उपकार नहीं कर रहे ओबीसी वर्ग के ऊपर, लेकिन वो सरकार की जिम्मेवारी है कि जिस वर्ग का इतना प्रताड़न हुआ, इतना ज्यादा उनके हकमारी हुई, उनके ऊपर उनके हक बहाल करना, खासकर जब आप उनके वोट लेकर आए हैं। ये ना करते हुए हमने ये देखा है कि आरक्षण के मुद्दे को मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट में इन्होंने 50-60 साल भुनाया और शेड्यूल कास्टों को उसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक और एक न्यूनगंड निर्माण करने का काम किया। ये इस मीडिया ने काम किया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद में जब वो देखा उन्होंने कि इस तरह का मेरिट वर्सेस नॉन मेरिट ये खेल उतना नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या पूरी दुनिया पूछेगी सवाल, क्या आपकी 90% जनता नॉन मेरिट है, ऐसा सवाल पूछेगी और इनके ऊपर हंसी उड़ेगी। तब उन्होंने उस चीज को इस तरह से कि न्यायालय में बैठे हुए जो उनके नुमाइंदे हैं उनके माध्यम से वो उन्होंने इसमें कुरापत की और उसको पूरी तरह से वीकेंड कर दिया ओबीसी आरक्षण को। इसके साथ साथ मीडिया से जो उनकी बदमाशी थी वह उसको जारी रखी, वो पूरी तरह से जारी रखी। आप ये हश्र देखेंगे कि इन्होंने लोगों की मानसिकता संघर्ष करने वाले या जो तबका पूरी तरह से उससे महरूम रहा है उसको बहाल करने की तरह लोगों की मानसिकता बनाना चाहिए, वह न करते हुए इन्होंने और एक चीज गाड़ी और वो है गरीब ब्राह्मण की इमेज और एक गरीब ब्राह्मण की एक प्रोपेगेंडा किया। उस प्रोपेगेंडा के जरिए उन लोगों को रातों रात 24 घंटे के अंदर ऑर्डिनेंस लाकर इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस का 10% एक्स्ट्रा उन्होंने आरक्षण दे दिया संवैधानिक उसको करके। उसके खिलाफ अभी भी कई राज्यों में कोई पिटीशन दाखिल नहीं है, कहीं पे भी वो कंटेस्टेड नहीं, हालांकि वो सबसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। आप देखेंगे कि जो ये 27 की बात हो रही है और अगर उनका प्रतिशत ओबीसी का प्रतिशत 5%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 15% से नीचे है, तो वो बाकी का अगर शेड्यूल कास्टों का भी प्रतिशत लगभग 5%, 6%, 10% और सिर्फ डी ग्रेड सर्विसेज में 50% है, तो फिर ये बाकी का खाया किसने, किसके हाथ में जा रहा है? प्राइवेटाइज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए लोग कौन है? तो SC ST को बेदखल करना और उन सभी जगहों पर पूरी तरह से 3 से 4 करोड़ जो इस देश की पॉपुलेशन है वो भी अदर्स की, जिसको कि ब्राह्मण सवर्ण वर्ग कहा जाता है, तो लगभग 120 करोड़ लोगों को बाजू रखकर महज 10 करोड़ लोगों को पूरी तरह से हर जगह पर पैक करना, ये है इसकी साजिश है। जब सरकार 24 घंटे के अंदर ऑर्डिनेंस लाके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक आधार पे गरीब ब्राह्मण का मनगढ़ंत इमेज गाड़ के दे सकती है, तब ये संघर्ष जो इतने सालों से दशकों से चल रहा है तो ओबीसी वर्ग को क्यों बहाल नहीं कर सकती और उसके लिए क्यों उस पर साजिश की जा रही है? और इन चीजों को वह संभालना जब उनके लिए मुश्किल हो जाता है तब वो मंदिर का मुद्दा लाते हैं और ये शिलान्यास का मुद्दा है, वह उसी के अंतर्गत लाया गया मुद्दा है। इसीलिए हमारे चर्चाओं में हमने इसको मंडल वर्सेस कमंडल 2 का नाम दिया है कि वह पूरी तरह से पुनः रिपीटेशन कराना चाहती है और उसका हश्र क्या होगा वो समय ही बताएगा। धन्यवाद मैम, आपने इस चीज को एक्सप्लेन करा। और इसी सवाल से जोड़ते हुए मैं अगला सवाल जो हूँ नवनीत जी से पूछना चाहूंगा कि 92 में जो है बहुत सक्सेसफुल तरीके से कमंडल वर्सेस मंडल वर्सेस कमंडल, पूरा रथ यात्रा, उसके बाद जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो पूरा एक माहौल खड़ा कर करके बहुत अच्छे से आसानी से जो क्या कहते हैं एक माहौल बना दिया जिसमें जो ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात थी और उस पर कभी आगे चर्चा हो ही नहीं पाया, कभी मजबूती से उस पर वाद विवाद हो ही नहीं पाया। ओबीसी वर्ग क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, वो कभी खुल करके वो बता ही नहीं पाए, उसे पूरी तरीके से उलझा दिया।
और कहीं ना कहीं आज लगभग 20 साल 30 साल के बाद मैं कहूँ कि 30 साल के बाद कहीं ना कहीं जब ये दोबारा इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, उस समय ये जो कोशिश हो रही है, फिर से शिलान्यास के डेट आ रहे हैं वापस से, ये जो क्या कहते हैं मुस्लिम और ओबीसी का हिंदुनाइजेशन जो मैं कह सकता हूँ, उस तरीके से करने की कोशिश हो रही है। क्या हम वापस से जो 30 साल पहले जो चीजें घटना घटित हुई, क्या अभी भी ओबीसी समाज जो है वो इन चीजों में उलझेगा, या अब जो है ओबीसी समाज तैयार है इन सारे जो जो दुष्प्रचार है और उनको ही उनके हक से ही वंचित रखने के लिए जो प्रोपेगेंडा है, क्या उससे वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, क्या लड़ने के लिए तैयार है इससे? नवनीत जी देखिए, अभी का जो सिचुएशन है पूरे देश के अंदर में ओबीसी समाज का, दलित समाज का, आप देखेंगे कि ये भूमि पूजन किस समय में हो रहा है। अभी पूरा देश में मानव जाति पर संकट है, कोरोना का संकट है, लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। इस बीच ये भूमि पूजन करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक दिन भी अपने आवास से किसी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, जाके नहीं देखा मरीजों की क्या हालात है, लेकिन सुन रहे हैं, सुनने में आ रही है भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तो अब भी जो हमारा समाज है, ओबीसी दलित समाज है, पहले तो हमारा समाज एजुकेशन में बहुत पीछे था, अभी थोड़ा सा आगे आया है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, दलित समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो हमारा समाज का बच्चा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचा है, वो तो जागरूक है इन सारे चीजों को लेकर के। और हम सोचते हैं जो इन्हीं बच्चों में से जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, इसी बीच में से वो नेतृत्व निकलेगा जो हमारे पूरे ओबीसी कौम को, दलित कौम को, समाज को जागरूक करेगा। और फिर से जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि इस बीच में, इस 30 सालों के अंदर में आरएसएस ने अलग अलग तरीके से अपने हिडन एजेंडा के तहत गुमराह करने का काम इस समाज को किया है। और आप देखेंगे कि बहुत ही समाज में हिरार्की है, शोषण है। तो इस बीच में आरएसएस ने काम किया है हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने का, ये फालतू चीजों में उलझाने का, धर्म की बातों में रखने का। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा समाज का बच्चा जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, जो मेडिकल के फील्ड में है, जो प्रोफेसर के फील्ड में है या वकील हैं, तो ये सारे लोग को जागरूक करनी चाहिए हमारे समाज के बच्चों को और हमारा अगली पीढ़ी को। क्योंकि हम जागरूक नहीं करेंगे, हम उनका पास्ट नहीं बताएंगे, तो उनका अच्छा फ्यूचर नहीं बनेगा। नई पीढ़ी को बतानी पड़ेगी कि कितनी लड़ाई हुई है आपको कॉलेज तक पहुंचाने में। आप जो देश के अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई है इस देश के अंदर में, और बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तब जाकर आप इस कॉलेज में आपका नामांकन हो पाया है, आप नौकरी ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। तो ये लड़ाई का दिन है, ओबीसी आंदोलन का दिन है, मंडल आंदोलन का दिन है। ये भाजपा आरएसएस का दिन या कांग्रेस का दिन नहीं है। तो ये समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। अभी के समय में लीडरशिप की कमी आई है देश के अंदर में, जो हमारा 90 का लीडरशिप था, 90 के आंदोलन का या उससे पहले के आंदोलन का जो लीडरशिप था, उनका अब समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वो बुजुर्ग भी हो गए हैं। और एक बात तो सत्य है कि आप राजनीति में एक ही नेता हर समय लड़ाई नहीं लड़ पाती है, हर पीढ़ी से नहीं लड़ाई लड़ पाती है। जो हमारे नेतृत्व पीढ़ी अडवाणी से लड़ा, अडवाणी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ लड़ा, जो राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस से लड़ा, वो अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से नहीं लड़ सकती है, उनका अब समय नहीं रहा। तो नए नेतृत्व हम लोगों को उभारना पड़ेगा और नए लोगों को आगे आना होगा और ये लड़ाई लड़नी होगी। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज जो पहले जहां था वहां पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से आरएसएस भाजपा ने काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है, उम्मीद ही कर सकते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जिस स्तर पर हो हम लोग काम कर रहे हैं और सभी लोगों को काम करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है ओबीसी आंदोलन का, एससी एसटी आंदोलन का। अभी आप देख रहे थे एससी एसटी का जो एक्ट है उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया गया, फिर जो है विभिन्न स्तरों पर इनका रिजर्वेशन खत्म करने का प्रयास किया गया। तो इन सारे चीजों को लेकर के
हम लोगों को समाज के बीच में जाना पड़ेगा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो पूरा डेटा है उसको सामने रखना पड़ेगा कि देखिए आपका रेलवे को खत्म क्यों कर रहा है, क्योंकि आपका रिजर्वेशन खत्म करना है। आपका बैंकिंग को खत्म क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि आपका नौकरी खत्म करनी है उनको यहाँ पे, क्योंकि आप रिजर्वेशन के तहत यहाँ पे आ जा रहे हैं, नौकरी कर ले रहे हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर हमको जाना पड़ेगा अपने समाज के बीच में। धन्यवाद नवजीत जी, नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी। ये जो पूरा हमने चर्चा करा, इसमें हमने बहुत अहम मुद्दे पे समझने की कोशिश करी और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। और ये जो समय था, जो नेतृत्व था, वो बहुत कुछ बदला है। समाज को और भी मजबूत तरीके से उभरना होगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो है समाज के विरुद्ध बहुत अपने प्रचंड रूप से, बहुत तीव्र रूप से वो हर तरीके से मीडिया से लेकर के, जुडिशरी से लेकर के, जो समाज के हर कोने में ये जो प्रोपेगेंडा है उसका असर दिख रहा है। तो अभी की जो लीडरशिप है, नई लीडरशिप लाने की जरूरत है और मजबूती से अपने मांगों को रखने की जरूरत है। और जो हमारे आज के समय में जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जद्दोजहद और अपनी जो उनकी जिस स्ट्रगल के साथ में वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो उनको बताना होगा नई पीढ़ी को कि वो किस तरीके से उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मैं आप दोनों का फिर से आप दोनों को धन्यवाद। मुझे एक बात ऐड करनी है इसके पहले कि जैसे जब हम लोग आंदोलन के उतरते हैं और जो इस पीढ़ी की जिम्मेवारी है, जो मकसद हमको जिस मकसद से जाना है और जो हमको गांठना है, हमारा जो मंजिल हमको जो गांठनी है, उसके लिए आरक्षण के मुद्दे को आरक्षण तक ही संवेदना रखकर एक व्यापक चीज को समझाने की और समझने की जरूरत है। अक्सर ये होता रहा है, शेड्यूल कास्टों के मामले में भी कई SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने सिर्फ रिजर्वेशन की ही बात करी और रिजर्वेशन की बात वह अपने ऑफिसेस के दरमियान करते रहे, अपने रोस्टर को लेकर करते रहे, अपनी जगहों को लेकर करते रहे और समाज में भी तथाकथित आरक्षण को लेकर लड़ रहे हैं ऐसा बताते रहे, लेकिन उनका बहुत दायरा सीमित रहा। उसके अपेक्षा जो सामाजिक संगठन थे, वामसेफ जैसे और अन्य संगठन थे, मगर मूलतः वामसेफ जिसकी की हमको राजनीति बाद में पनपती हुई यूपी में नजर आती है, इन्होंने ही इनकी जो एक कार्य प्रणाली रही है उससे बाकी के सामाजिक संगठन और खासकर OBC संगठनों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें से प्रेरणा ही नहीं तो सीख लेने की और एक संगठित तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल साइंस और ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक और ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म के अंतर्गत इसको लेकर जाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ इशू बेस्ड चीज को लेकर। इशू बेस्ड चीज बहुत सीमित होती है, बहुत कम समय के लिए रहती है और वो अपने आप तितर बितर हो जाती है, विलीन हो जाती है किसी चीजों में। आज का अगर आरक्षण का मामला जितना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मामला इट इज नॉट आइसोलेटेड मामला, वो मामला जुड़ा हुआ है हर चीज से। किस चीज से जुड़ा हुआ है? वो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि वो जुडिशरी का कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होना चाहिए, नेशनल जुडिशियल सर्विसेज आना चाहिए, इससे जुड़ा है। वह उससे भी जुड़ा है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी अफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए और जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, ये भी मामला उससे जुड़ा हुआ है। अगर जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए तो जनगणना होनी चाहिए। अगर जनगणना होनी चाहिए तो उसके लिए जो जातिगत जो आइडेंटिटी है उसको सामने रखते हुए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को लेकर ही समाज में उतरेंगे तो हमारे हक और अधिकार मिलेंगे। अगर OBC हिंदू की आइडेंटिटी लेकर सामने आता है तो ना उसको अपने संवैधानिक अधिकार मिलेंगे और ना ही उसकी जनगणना होगी। तो ये जो सारे मामले हैं, आप आरक्षण की मांग के साथ सिर्फ पदोन्नति या आरक्षण का एस्टैब्लिशमेंट या बैकलॉग का भरना, ये सारे एक्सपेरिमेंट शेड्यूल कास्टों ने करके देखे और उन लोगों को इसमें हताशी आए, क्योंकि उनका एक व्यापक आंदोलन जो चलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं विफल रहा या अधूरा रहा, या जितना वो बड़ा टास्क है उसके अनुपात में कम पड़ा। अगर OBC वर्ग को ये गलतियां नहीं करनी है तो ना कि सिर्फ उन्होंने
बहुजन समाज के अन्य घटकों को साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा और अन्य घटकों की भी जिम्मेवारी है कि उन्होंने ओबीसी समाज का साथ देना होगा, लेकिन उसकी व्यापकता को कभी भी संकुचित नहीं करना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हम इस पूरे चर्चे से बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंच पाए हैं और खास कर करके जो हम समझ पाए हैं कि जो ओबीसी समाज की लड़ाई है वो ना सिर्फ ओबीसी समाज की लड़ाई है बल्कि अन्य जितने भी दल हैं उनका साथ आना बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं उन सब समाज जो पिछड़े वंचित समाज है उन सब समाज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है, तो उन सबका साथ में आना जरूरी है। और जो 30 साल पहले जो चीजें गलतियां हुई और अपने मुद्दे से पीछे रह गए, तो अभी उस गलती को ना दोहराते हुए बहुत मजबूती से अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी और बहुत मजबूती से जो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है उससे लड़ना होगा। जो आरएसएस भाजपा की जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसका सामना करना होगा और उसमें क्योंकि लड़ाई जो है वो सिर्फ वैचारिक नहीं है और अब जो है वो हर तरीके से है, वो माइंड वॉश हो रहा है और हम सिर्फ टीवी में अब नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी उसी तरीके से होता है, चाय के दुकानों पे भी उसी तरीके से होता है, न्यूज़पेपर में भी उसी तरीके से होता है। तो लड़ाई बहुत संगीन है, बहुत गहरा है, तो इसका जवाब भी उसी तरीके से देना होगा। वैचारिक रूप से हमें बिल्कुल मजबूत होकर करके साथ आकर करके हमें इस लड़ाई का जवाब देना होगा। मैं वापस से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए और हम आगे भी ऐसे जो है एपिसोड लेकर करके आएंगे जिसमें जितने भी शोषित वंचित समुदाय हैं उसकी आवाज उठाने के लिए नेशनल इंडिया न्यूज जो है वो वचनबद्ध है, वो बिल्कुल आवाज उठाता रहा है, आवाज उठाता रहेगा। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं अनवारुल हुदा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।